Thank you. No, thank. Come lower. Come lower. Come lower. I'm also a happy girl. बंद हो जाओ, चलो। सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। मैं बहुत सुहाना, बहुत प्यारा मौसम इस वक्त एंजॉय कर रही हूँ। जो व्लॉग आप देखने जा रहे हैं ये है कल रात का, लेकिन जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये है आज सुबह की। तो मैं बहुत उकता गई हूँ घर के अंदर बैठ के, तो मैं बाहर बैठी हूँ। प्यारी प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली जुलाई का महीना है और मौसम बड़ा ही खूबसूरत है, ठंडा है, सुहाना है। कल रात भी हुई है, सॉरी कल सुबह भी हुई है बारिश, और उसी के असरात हैं कि मौसम हमारा बड़ा अच्छा है। मेरे बाएं जानिब एक घर है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कोई गोरा या गोरी निकल के मुझे डांट ना दे कि तुम क्या हमारे दरवाजे के सामने बैठ के शोर मचा रही हो। और मेरे बिल्कुल पीछे एक और घर है, और जहाँ पे एक 2 महीना पुराना एक नोटिस लगा हुआ है जिसको कभी किसी ने नहीं उतारा, किसी ने उसको नहीं फाड़ा, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी मुकीम नहीं है। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो परेशानी लाहक है वो उस घर की है जो कि मेरे बाएं जानिब है। चलो चुर्त नहीं मारो, चुर्त खलफे हो जाओ, चलो गपशप लगाते हैं। गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी, ये आज हम लोग क्यों ये चीटिंग कर रहे हैं, ख़ासतौर मैं ये चीटिंग क्यों कर रही हूँ? आइसक्रीम नहीं खानी है, लेकिन देखिए मैं तो अभी मैंने आइसक्रीम का इतना बड़ा सारा बाइट लिया, मज़ेदार। तो जी हुआ ये कि कल मेरी असाइनमेंट का, कल या परसों कर लें, आखिरी दिन हो गया, और उसके बाद मैंने उस रात भी सेलिब्रेशन मनाया जिस रात जमा कर दिया असाइनमेंट को। और मेरे मियाँ ने जो है मुझे मदद की थी सवालों को समझने में, और फिर ज़रा सा टेक्निकल कुछ एस्पेक्ट्स थे वो भी उन्होंने मुझे मदद की। तो मैंने कहा यार शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, मुझे चीज़ें समझाई, अपना वक्त मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया। तो अब मेरी भी ज़रा सारी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कुछ ट्रीट खिला दूँ। सेमेस्टर पूरा हो गया तो ये फिर मैंने उसको बोला था कि मैं तुमको ट्रीट पे लेके जाऊंगी। तो कल का दिन हमारा बड़ा बिजी गुजरा था। हमारी एक दोस्त ने हमें विज़िट किया था और मैंने खाना शाना बनाया था। मेरी दोस्त को कुछ काम था, हमारी दोस्त को, वो मेरी दोस्त नहीं है, वो हम दोनों की दोस्त है। तो उसके बाद फिर हम लोग वॉलमार्ट भी चले गए थे। इस व्लॉग के बाद आपको वॉलमार्ट का व्लॉग नज़र आएगा जिसमें मैं बहुत अहम बात करने वाली हूँ, माइंड मत कीजिएगा। इस व्लॉग में भी हम एक ज़बरदस्त और एक अहम बात के ऊपर, एक अहम मौजू के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जी मैंने मियाँ को बोला कि यार हाँ थक तो गए हैं, लेकिन एक जो वो फीलिंग होती है ना वो उसी वक्त ही चल रही होती है। तो कल परसों ये सबमिट करा दिया असाइनमेंट और सारा कुछ रोला हो गया। तो मैंने कहा यार अभी वो नई वाली फीलिंग है, हवाई जहाज़ गुज़र रहा है। नाजरीन मुझे 2 मिनट का वक्फ़ा दीजिए। 2 मिनट के वक्फे में मैंने पानी का एक गिलास कटका लिया। उसी से याद आया कि आप लोग भी प्लीज़ जाइए और पानी कटाकट पी लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी हो या ना हो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना आपकी अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। सो गो एंड ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर एंड उसको गटका लें। अच्छा जी, तो फिर ये हम लोगों ने कहा चलो फिर हम लोग ट्रीट करेंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं फिर कौन सी आइसक्रीम लूँगी। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, मरी मेरी एक दोस्त है, हमारी एक दोस्त है, उनकी थी बर्थडे। तो हम लोग आइसक्रीम की इस शॉप पे गए थे, ब्रॉम्स पे, और अमेरिका की ये बहुत मशहूर आइसक्रीम की शॉप है। तो उन्होंने जो है ये वाली आइसक्रीम ली थी, ये फ्रोज़न योगर्ट इसको बोलते हैं। तो नेतन ने मुझे कहा कि ये वाली किंजा इसके अंदर ना
कैलोरीज ज़रा कम होती हैं और इसके अंदर चीनी भी रिलेटिवली ज़रा कम होती है अगर आप बाकी आइसक्रीम से इसको कंपेयर करते हैं। तो मैंने उस वक़्त मैं जोश में थी, मैंने कहा नहीं यार बस अभी मैं नहीं खाऊंगी, तो मैंने वो नहीं खाया। लेकिन वो मेरे दिल में थी बात कि यार ये जो गोल गोल आइसक्रीम बड़ी सोहनी लग रही है, तो इस बार मैंने कहा मैं वही खाऊंगी। तो गाइज़ लिखा उधर ये था कि कितना 85% लेस फैट और उसमें शुगर भी कम होता है जो बाकी आइसक्रीम्स होती हैं। तो दूसरी आइसक्रीम्स की निस्बत जो है वो दूसरी आइसक्रीम्स में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। शुगर तो होता है उसमें, उनमें एडिड शुगर भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारी कॉलोनी के 2 रिपेयरिंग बंदे मेरे सामने से गुज़र रहे हैं और मुझे फिर डर लग रहा है कि मेरी कोई कंप्लेन शम्प्लेन ना कर दे कि ये बाहर बैठ के थड़े पे इतना ज़ोर गुफ्तगू फरमा रही थी और आगे पीछे के लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे थे। खैर जब कंप्लेन लगेगी तो पता चल जाएगा। अच्छा जी गाइस, तो फिर हम लोगों ने ये ट्रीट मनाई। यहाँ पे जब हम गए तो मुझे एक बड़ी मज़े की मेरी ऑब्जर्वेशन हो गई। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त आप देख रहे हैं जेली और इस वक्त आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और इस वक्त आप देख रहे हैं मक्खन और अंडे और चीज़। अच्छा, इसके बजाय हम एक अहम सी बात के ऊपर, एक अहम मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और वो मौजू ये है कि परदेश में जो लोग आ जाते हैं, जो देश में लोग होते हैं वो कहते हैं जी परदेसी जो लोग हैं वो बड़े मज़े से अमेरिका में बैठे हुए हैं और बड़ा लग्जरियस है, सिस्टम बराबर है। कल मैंने एक ख़ातून देखी और ख़ातून की उम्र होगी 38 साल 40 साल और जो उनके चेहरा था, उनके जो चेहरे का कलर था वो हमारे जैसा ही था। तो गालिबन वो या पाकिस्तान से थी या इंडिया से थी या बांग्लादेश से थी। तो मैंने उनको नोटिस किया कि वो देख रही हैं, थोड़ा मतलब लगातार मुझे देख रही हैं। तो हम लोग जब घुसे, हम लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तो वो उनकी निगाह मेरे पे थी। फिर हम लोग अपनी आइसक्रीम लेके टेबल की तरफ जाने लगे, फिर मेरी निगाह उन पे पड़ी तो वो मुझे देख रही थी। फिर जब हम बैठ गए तो कंटिन्यूसली वो यहाँ जाती वहाँ जाती और वो देख रही थी। वो खातून कौन थी जी? वो खातून, उन खातून ने ब्लू कलर के प्लास्टिक के दस्ताने पहने हुए थे और वो जो थी सफाई कर रही थी। जो सीट उधर खाली हो रही थी, एम्प्टी हो रही थी, वो वहाँ पे जा रही थी और वहाँ पे कोई खाने के कुछ अज्जा, कोई चीज़ ऐसे गिरी पड़ी होती या कोई स्पून लेफ़्ट ओवर होता तो वो उसको उठा के जो है डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर देना, वो ये वाले सारे काम कर रही थी। तो मैंने जब हम लोग बैठ गए, आइसक्रीम खा ली, तो फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा वो मुझे इसलिए शायद देख रही होगी क्योंकि मैं भी उसी एरिया से हूँ और मैंने शलवार कमीज़ पहना हुआ था। तो मेरे खदोखाल और मेरा रंग उन्हीं के जैसा है, ब्राउन है। तो मैंने कहा शायद वो इसलिए ही देख रही होगी कि यार मेरे मुल्क या मेरे रीजन की कोई बंदी है। हम एक ही नस्ल है, हम जो साउथ एशियंस हैं हम एक ही नस्ल है। हम कोई गोरों की नस्ल नहीं है, ना ही हम अरब की नस्ल है। नाम हमने सारे वो अरब वाले रख लिए हैं, लेकिन हम अरब की नस्ल नहीं है, ना हम गोरों की नस्ल हैं, हम साउथ एशियंस हैं। तो वो एक चीज़ होती है कि देखिए जब मुझे कोई बंदा साड़ी में दिखाई देता है, अब वो खातून तो अपने ड्यूटी पे थी तो उन्होंने ब्रॉम्स का ही यूनिफॉर्म पहना हुआ था जैसे बाकी सारे वर्कर्स ने पहना हुआ था। वो जो खातून थी तो उनका मुझे नहीं पता कि उनका कल्चरल लिबास क्या था। साड़ी हो सकती थी, शलवार कमीज़ हो सकता था, कुर्ता पजामा हो सकता था, कोई भी चीज़ हो सकती थी। तो वो मुझे देखे जा रही थी। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि यार हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी and there is a great chance that she comes from the region I come from। तो ये हो गया। अच्छा, फिर मैं उनको देख रही थी कि वो ये सफाई वगैरह कर रही हैं। फिर हम लोग जब चेकआउट कर रहे थे, मैंने अंडे ख़रीदे तो वो आ गई और उन्होंने पहले जो उनको दस्ताने पहने हुए थे वो उतार के उन्होंने फेंक दिए, उन्होंने दूसरे दस्ताने पहन लिए और फिर उन्होंने हमारा चेकआउट का सिस्टम किया। तो मैं देख रही थी कि यार ये इतना ख्वारी का प्रोसेस। अब वो जब दोबारा अपनी वो सफाई वाली ड्यूटी पे जाएगी वो फिर से दस्ताने पहनेगी और फिर से कोई चेकआउट करेगा बंदा तो वो फिर आएंगी, वो दूसरे दस्ताने पहनेंगी। तो मैं उनको देख रही थी कि यार ये इतना सारा काम, और देखिए ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक फटीग वाला काम है। अच्छा, मैंने उनके हाथ के ऊपर गौर किया तो उनका जो बायां हाथ है, जो आपकी रिंग फिंगर होती है, उसके ऊपर उसको वेडिंग रिंग भी पहनी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा गालिबन ये शादीशुदा भी हैं।
तो अब मैं ये सोचने लग गई कि यार ये जो हैं इनकी क्या मजबूरी होगी, ये अब 38 हैं, मैं यहाँ पे अंडे ढूंढ रही हूँ गाइस और मुझे अंडे नहीं मिल रहे। तो मैं इशारतन आपको बता रही हूँ कि मैं अंडे ढूंढ रही हूँ, क्योंकि स्टोर में अंग्रेजी गाना चल रहा था और अंग्रेजी गाना अगर मेरे व्लॉग में आ जाता है तो फिर मेरे को वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट। अच्छा, तो बैक टू द साउथ एशियन लेडी। तो फिर मैं सोच रही थी कि यार ये बंदी जो है क्यों काम कर रही होगी, इसकी क्या मजबूरी रही होगी। फिर देखिए, अब वो तो है अपने मिडिल एज में, वो यहाँ पे ये वाला जो स्वीपर वाला काम कर रही हैं, वो अपने लिए ये ख्वारी काट रही होंगी। आप देखिए ना, वो कितने घंटे यहाँ पे ये काम करती होंगी, उसके बाद घर जाती होंगी, थक जाती होंगी। ये मिनिमम वेजेस की जॉब है, इससे वो कितना पैसा इकट्ठा कर पाती होंगी कि वो कोई ऐसी लग्जरियस ज़िंदगी गुजारें। कितना वो पैसा इससे इकट्ठा कर लेंगे कि वो कहीं पे घूमने फिरने के लिए चले जाएं या बड़ी सारी कोई होटलिंग कर लें। तो देखिए, नतीजा ये निकलता है कि इस तरीके से जो फैमिलीज़ आती हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने छोटे बच्चों को लेके, वो अपने लिए नहीं आ रहे होते, वो अपने बच्चों के लिए आ रहे होते हैं। देखिए, ये सारा जो वो काम कर रही हैं, ये वो स्कूलिंग वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। वो अगर वो स्वीपर वाला काम कर रही हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास हायर लेवल डिग्री नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि भाई वो यहाँ पे एजुकेशन परसू करने के लिए भी नहीं आई हैं। अगर आपके पास मास्टर्स है, एमफिल है, तो ही आप फिर फर्दर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो। तो जी ये रीज़न भी नहीं था। तो बस मैं फिर यही सोचती रही कि यार बच्चों के लिए वालिदैन कितनी कुर्बानी देते हैं। अब इस उम्र में उनको थकावट भी ज़्यादा होगी, दिन ब दिन इंसान जो है वो पीछे होता जाता है। आप जैसे जवानी में होते हैं, आप वैसा 30 साल की उम्र में नहीं होते हैं। आप 30 साल भी जवानी है, बट इट्स नॉट, you are not as active as you used to be when you were in your 16 when you were in your 20s। तो जब 16-17 साल के होते हैं तो आप वैसे एक्टिव नहीं रहते हो। फिर 30 साल को कंपेयर करो 40 से, 40 को कंपेयर करो 60 से, तो दिन ब दिन इंसान जो है वो पीछे चला जाता है। उस वीकनेस में भी बंदा जो है इस तरह की जॉब कर रहा है। गाइस, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होती है। सैंडविच की दुकान पे खड़े होना ये मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। बर्तन धोना, चॉपिंग करना और स्वीपर का काम करना, क्योंकि लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और आपने एक टेबल के बाद दूसरा टेबल साफ़ करना है। ये मुश्किल तरीन जॉब्स में से एक जॉब है। तो अगर कोई पेरेंट खातून या कोई मर्द इस तरह की जॉब कर रहा है तो यार वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए। वो मेक श्योर करते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पे अच्छी सी तालीम हासिल करें और फिर बड़े होके कुछ बन जाएं। वो लोग परमानेंटली यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा गाइस, जो यंग बच्चे होते हैं वो स्कूल्स में चले जाते हैं, तो उनके लिए आसान होता है नए दोस्त बनाना, नई जगह पे सेटल होना। उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत बड़े उम्र के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा वो लोग लगा चुके होते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो उनके दोस्त, उनके लाइकनेस, उनकी डिसलाइकनेस, उनका इंटरटेनमेंट, वो सारा कुछ वहीं से वाबस्ता होता है जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल या 40 साल बसर किए होते हैं। तो बड़े लोगों के लिए एडेप्टेबिलिटी भी एक इशू होता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बच्चों के लिए ये कुर्बानी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अपने आप को आइसोलेशन में डाल देते हैं। देखिए, वो लोग अपने आप को एलियनेट कर देते हैं। वो यहाँ पे हैं, वो काम कर रहे हैं, एंड एवरीबडी नोज़ दैट दे आर नॉट लाइक अस। उनका रंग, उनका बात करने का तरीका, उनकी अंग्रेज़ी ज़बान, सब कुछ बहुत अलग है। तो वो जानबूझ के ये सब चीज़ें करते हैं, अपने आप को अकेला तन्हा कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। फिर मैं सोचती हूँ कि यार काश कि हमारा जो मुल्क है, हमारे जो रीजन्स हैं, काश कि वो इतने करप्ट ना होते, काश कि हम लोग सोशली इतना पसमानदा ना होते, काश कि हमारे अंदर मर्द और औरत का इतना गैप ना होता और हम खुशी खुशी से तरक्की करते, साथ मिल के तरक्की करते, हम एक दूसरे को मार पीट नहीं रहे होते। आज सुबह ही मैं सुन रही थी, एक बाप ने अपनी 2 छोटी बच्चियों को ज़िबा कर दिया। क्यों?
ताकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे। यार ये प्रॉपर्टी की एक इतनी बड़ी ज़लालत है, समझ नहीं आता मर्द हजरात ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इतना हवस है प्रॉपर्टी के पीछे कि आप अपनी बहन को बेदखल कर देते हो, आप अपनी बहन को धोखा देते हो, आप अपनी बेटी को धोखा देते हो और आप अपनी बेटी को ज़िबा करने के लिए भी तैयार हो जाते हो। अब ये किस तरह का बाप होगा, और कौन सी औरत होगी जो इसके साथ रहना चाहेगी, और वो कौन सी औरत होगी जिसकी मजबूरी होगी, कितनी बड़ी मजबूरी होगी कि वो एक ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रही होगी जो इतना करप्ट है, इतना संगदिल है कि उसने बच्चियों को ज़िबा कर दिया। अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो उठा और उसने ज़िबा कर दिया, उसके बहुत सारे पहले से ही बहुत सारे रेड फ्लैग्स होंगे, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे कि यार ये बंदा जो है ख़तरनाक है। वो मार पीट भी करता होगा, लेकिन वो औरत देखिए कितनी डिपेंडेंट है कि वो फिर भी उसी मर्द के साथ रह रही है, और उसने 3 बच्चे पैदा किए हैं। वो जो उसका अब्बा था बच्चियों का, उसने अपनी 2 बेटियों को ज़िबा कर दिया, और उसका जो बेटा था वो वीडियो बनाता रहा। तो अब ये जो बेटा है इससे कौन शादी करेगा? जो इससे शादी करेगा वो लड़की तो फुल बर्बाद है, जायदाद है, कुछ भी है, जो कुछ भी है यार। अगर एक बच्चा अपने बाप को देख रहा है कि वो इस तरह से ज़िबा कर रहा है, वो बेटा कल को क्या करेगा? अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को वो इज़्ज़त देगा? नहीं, वो भी यही काम करेगा जो अपने बाप को वो करते हुए देख रहा है। तो गाइज़ हमारे मुल्क में कोई लॉ नहीं है। इक्वालिटी की बात करना एक बहुत गलत बात है। खलीलुर रहमान को आप देख लें, वो सीधा सीधा कहता है कि मैं फेमिनिज़म के ख़िलाफ़, फेमिनिज़म का उसको भी नहीं पता। तो गाइज़ बहुत सारी वजूहात हैं जिसके बिना पे लोग छोड़ देते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया, अफ़गानिस्तान। मेरी भी यही वजूहात थी कि मुझे वर्क प्लेस पे इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता था, बहुत हैरेसमेंट थी, बहुत ख़राब हालात थे, इसलिए मैंने मुल्क छोड़ा। तो रिस्पेक्ट दोज पीपल हु लीव। हर इंसान की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी रही होती है। वालिदैन अपना मुल्क, अपना सब कुछ छोड़ के निकलते हैं, लाजमन उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। कभी किसी ऐसे फ़र्द को देखें तो बहुत रिस्पेक्ट